तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सारी टाइप्स ये हर एक चैप्टर की कवर कर रहे होंगे क्योंकि पिछले 10 साल को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है कि क्लास 12 फिजिक्स में सीबीएसई ने पिछले 10 साल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बेटा जी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जो भी बच्चे क्लास 12 फिजिक्स में फोड़ना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी लगाते हैं, वो प्रीवियस ईयर भी लगाते हैं। प्रीवियस ईयर में 5 ईयर्स तक के या 7 ईयर्स तक के या 10 ईयर तक के क्वेश्चन लगा लेते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कितने क्वेश्चन हमें लगाने चाहिए, है ना। तो भाई साहब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और सारी टाइप्स ये हर एक चैप्टर की कवर कर रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ये रहने वाली है और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है क्योंकि पिछले 10 साल को बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है कि क्लास 12 फिजिक्स में सीबीएसई ने पिछले 10 साल में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है वीडियो पे और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना क्योंकि ये चैनल नया है। चैनल से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों की हेल्प बहुत अच्छे से कर सकूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024-25 बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, एक और बात यार, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप इनमें से कोई चीज़ छोड़ के मत जाओ, ठीक है। नहीं तो आपके पास टाइम है तो आप सब कुछ करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब सिर्फ आप ये कर जाना। हाँ, इनमें से आप छोड़ के मत जाना कुछ भी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सीबीएसई इनमें से दोबारा रिपीट करेगा चीज़ें। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब यही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जांगड़ा सर के नाम से इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और जो मेरे बाकी लेक्चर्स होते हैं उनके लेक्चर नोट्स हो गए, वीडियोस के लिंक हो गए, मेरी जो क्लासेस के लिंक है जो हमारी ऐप पे चलती है, तो उनके लिंक भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में बेटा जी इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और चाहो तो आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर वाइज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। मैं आपको टाइप्स बताऊंगा कि हाँ यार, इस तरीके की टाइप्स बहुत बार पिछले 10 साल में आई है। तुम्हें ये यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा होगा। हाँ, तुम्हें ये बता देगा कि 5 साल तक के क्वेश्चन लगा लेना, 7 तक के लगा लेना, 10 साल तक के लगा लेना, बट अच्छे से एनालाइज करके भाई साहब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है? अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, अच्छा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो इसको पूरा जरूर देख लेना। देखो यार, कूलम्स लॉ पे जो चांसेस रहते हैं, मतलब पिछले 10 साल में जो एक ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है, या तो डेरिवेशन आई है या फिर दो चार्जेस के बीच में फोर्स पूछी गई है। बट फोर्स अकेली नहीं पूछी गई, नेचर ऑफ फोर्स भी पूछा गया है कि फोर्स रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल्स देखे गए हैं और वो शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन पे देखे गए हैं। किस पे देखे गए हैं बेटा जी? शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन पे देखे गए हैं। और टॉर्क की बात करें तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी अगर डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो उसमें टॉर्क वाला केस आता है। और टॉर्क में ये नहीं कि आप डेरिवेशन कर दो टॉर्क की, उसमें केस आते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, मिनिमम टॉर्क कब होगी, या फिर वो स्टेबल कब होगा या फिर वो अनस्टेबल कब होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को भी जोड़ दिया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बना है पिछले 10 साल में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इंटरसेक्ट क्यों करती हैं लाइंस, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ ई कैसे निकाल सकते हैं फील्ड लाइंस के ऊपर, और क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। ये नहीं कि ये एक ही क्वेश्चन में आएंगे, ये एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। गॉस थ्योरम, ठीक है, और गॉस थ्योरम से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस पर किस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को कोई शेप दे रखी होगी, जैसे कि क्यूब दे रखा होगा, ठीक है, या कोई स्फेयर दे रखा होगा, तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें से कितना फ्लक्स होके जा रहा है, आप आउटवर्ड फ्लक्स निकालिए, टोटल फ्लक्स निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इस पे तो बनते ही बनते हैं। डेरिवेशन पिछले 10 साल में बहुत बार आई है अलग अलग सेट में, और न्यूमेरिकल भी पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बार आए हैं इस टॉपिक से बेटा जी, ठीक है। तो ये सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन की टाइप्स हैं। और मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि यार आप 5 साल, 10 साल, 7 साल में कंफ्यूज मत हो, आप सारी टाइप्स करने पे फोकस रखें कि हाँ यार अगर टॉपिक है उस पर इस तरीके के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये मैं सारे करूँगा, ठीक है। चलो, सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पे जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड बनता है, ठीक है। या तो सीधा न्यूमेरिकल आएगा भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, या फिर वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुम्हें वर्क डन पूछेगा कि वर्क डन जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मतलब वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा और बोलेगा कि अगर मैं इसके अपोजिट किसी चार्ज को लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो आप मुझे वर्क डन बताओ कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है।
और या फिर वो बोलेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, डेफिनेशन आ जाती है क्योंकि थ्योरी है इसमें, और आपको ड्रॉ करनी आ जाती हैं शेप्स कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, डाइपोल की वजह से बनाओ, दो सेम चार्ज अगर हैं, नेगेटिव दो सेम चार्ज हैं तो शेप बना दो भाई। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उस पर क्वेश्चन आता है कि जो वर्क डन है वो जीरो क्यों होता है, वो आप लोगों को फिर यहाँ से बताना होता है। पोटेंशियल एनर्जी है बेटा जी, इसमें डेरिवेशन के बहुत कम चांसेस होते हैं बट न्यूमेरिकल बहुत बार देखने को मिला है, तो इसलिए मैंने न्यूमेरिकल ही यहाँ पे लिखा है। और दो चार्ज वाला जो है वही मिला, मतलब एक सिस्टम जिसके अंदर दो चार्ज है। कैपेसिटर में डेरिवेशन आती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या रहता है कैपेसिटेंस के ऊपर, मतलब वो आपको बताना होता है, मतलब ये पूछा गया है पिछले 10 साल में। डेरिवेशन आई है बेटा, सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन आई है। और ठीक है, इसके बाद जो सीरीज और पैरेलल है, मतलब देखो एक सिंपल सा फंडा करते हैं कि मान लो आपने कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से रखें कि वो कभी पैरेलल है कभी सीरीज है, तो आप लोगों का क्या केस होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इस पे पिछले 10 साल में न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं आए थे बट डेरिवेशन आई थी, बट डेरिवेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है बेटा जी, तो अब चांसेस हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अगर हम चैप्टर 3 की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल डेरिवेशन ये देखने को मिला है, और छोटी छोटी डेफिनेशन कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की, कंडक्टिविटी की, रेजिस्टिविटी की, ये आई हैं पिछले 10 साल में। टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन बना है, या तो वो सीधा न्यूमेरिकल दे रहा है पिछले 10 साल में आप लोगों को, और या ग्राफ बेस्ड, मतलब उसमें दो टेम्परेचर आप लोगों को दे रहा होगा और वो बोलेगा कि आपको बताना है रेजिस्टेंस किसका कम है किसका ज़्यादा है। ठीक है, और जो KVL है हमारा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ, उस पर तो न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं, या फिर आप लोगों के पास व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाता है पूरे का पूरा, मतलब उसमें डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आप बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। पिछले 10 साल में पाथ ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल तो 11th में आता है, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल जो है उस पर क्वेश्चन किस तरीके का आया, रेडियस निकालना आया बेटा जी, टाइम पीरियड निकालना आया, क्या शेप बनती है, मतलब आपको बोला जाएगा कि कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इतने एंगल से एंटर कर रहा है, 90 बोले या किसी भी एंगल से बोले, तो पूछा जाएगा कि शेप कैसी बनेगी। ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स है, वो पूछेगा कि फोर्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि इनके बीच के लगने वाली फोर्स की वैल्यू निकालो, अगर इतना इतना करंट है तो न्यूमेरिकल भी बनेगा। वो आपसे ये पूछेगा अगर पैरेलल करंट्स हैं, सेम करंट, मतलब करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो भी यहाँ से आप लोगों को पूछता है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं कि एक सिंगल कंडक्टर दे रखा होता है और एक लूप दे रखा होता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, ये और ये एक बार में लगाना है फोर्स, मतलब इनके बीच की फोर्स चेक करनी है, ये और ये के बीच की फोर्स चेक करनी है, फिर नेट फोर्स निकाल देनी है बेटा जी। ठीक है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप, इस पर न्यूमेरिकल ही बनते हैं। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू mb वाला जो है सीन बनता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल जो बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन आती है, उसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर पिछले 10 साल में डेरिवेशन ना देके न्यूमेरिकल आया बेटा जी उसके ऊपर, या फिर इस तरीके का न्यूमेरिकल आया है। ओके, गैल्वेनोमीटर की अगर हम बात करें तो बेटा जी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल में ये पूरा ही पूछा गया है लगभग, क्योंकि इसमें थ्योरी भी पूछी जाती है, इसमें कन्वर्जन भी पूछी जाती है, इसमें जो वायर यूज़ हो रही होती है वो क्यों, मतलब वो क्यों यूज़ करी जाती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज़ होता है तो वो क्यों यूज़ करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया पिछले 10 साल में बहुत बार। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा बिल्कुल डिटेल में गैल्वेनोमीटर को अच्छे से निपटा दीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज व्हाट, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये तो हमारा एक चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन किस तरीके का आता है। देखो यार EMI है, मतलब इसमें क्या है कि हम किसी भी कंडक्टर के साथ या वायर के साथ जब फ्लक्स को चेंज करवाते हैं तो उसके अंदर एक EMF बन जाता है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो बोलते हैं कि आप लोगों के पास एक फील्ड है, उसमें कोई कोयल में जो है अंदर से बाहर लेके जा रहा हूँ या बाहर से अंदर लेके आऊँगा, तो उसके अंदर जो EMF बनेगा, उसके अंदर करंट बनेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तुमसे। ठीक है, और मोशनल EMF है बेटा BVL वाला, तो उस पर न्यूमेरिकल बनता है सीधा, वो देख लेना। और एनर्जी स्टोर्ड जो है इसकी डेरिवेशन आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो दोनों में से कोई एक हर बार किसी ना किसी सेट में आया हुआ है, और फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते ही बनते हैं इनके ऊपर, डायरेक्ट ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही होते हैं। AC जनरेटर जस्ट लाइक, जैसे कि हमने यहाँ पे बोला गैल्वेनोमीटर, वैसे ही AC जनरेटर पूरा है, ऐसे ट्रांसफार्मर भी पूरा है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो एक टॉपिक है LCR, कंप्लीट रेजोनेंस के साथ अगर आप करते हो तो आपका पूरा चैप्टर ये आधे से ज़्यादा हो जाता है, हाँ 70% तक हो जाता है।
तो एलसीआर में क्या पूछा जाता है कि इम्पीडेंस क्या है सर्किट का, मतलब ये पिछले 10 साल में पूछा गया है। और मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या है, मतलब रेजोनेंस पे क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसी पे बेस्ड आ जाता है कि क्यू फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये हो गया। और क्या टाइप आती है, और टाइप आती है बेटा कि लैंप ग्लो ज़्यादा करेगा या कम करेगा, किसके केस में, इंडक्टर के केस में, या इंडक्टर के कोर के मतलब जो इंडक्टर है उसका जो कोर है उसमें अगर हम कोई मटेरियल इंसर्ट कर दें तो फिर लैंप कैसा ग्लो करेगा, ठीक है। हाउ इंडक्टर एंड कैपेसिटर पास एसी एंड डीसी, कैसे वो एसी और डीसी को पास करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आया पिछले 10 साल में। ट्रांसफार्मर जैसे मैंने बोला कि पूरा ही करना है, तो उसमें लॉसेस वगैरह पे सबसे ज़्यादा पूछा गया, और कोर जो है ट्रांसफार्मर का वो लेमिनेटेड क्यों होता है वो पूछा गया है। 8वां चैप्टर जो है बेटा जी, अच्छा कोई चैप्टर बीच में रह गया है, शायद 5वां रह गया, तो 5वां चैप्टर से ऐसे डरने की बात नहीं कि क्या आया वो यार, छोटा सा चैप्टर है, 3 नंबर का चैप्टर, तो उसमें सब कुछ ही मतलब कुछ ना कुछ मतलब आप बोल सकते हैं कि रैंडम है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, कुछ फिक्स नहीं है उस चैप्टर में से, ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही बहुत कम है। बात करें चैप्टर 8 की, तो ई एम वेव पूरा आना चाहिए, यूजेस क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, और आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर अब आ चुका है तो उसको कर लेना। यही चीज़ पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा आई है बेटा। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो कैसा क्वेश्चन बनता है भाई, जो लेंस है वो कब बिहेव कर सकता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ये आपको क्वेश्चन बना है। लाइट को अगर हम रिप्लेस कर दें किसी दूसरी लाइट से तो जो फोकल लेंथ है लेंस की वो किस तरीके से चेंज होती है, ऐसा क्वेश्चन बना है। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पावर, मतलब आपको फोकल लेंथ निकालनी होगी किसकी, कॉम्बिनेशन की, या फिर आप उसको पावर निकाल रहे होंगे। एट वट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज आफ्टर पासिंग फ्रॉम ए लेंस, मतलब आपको क्या बोला जाएगा कि एक लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कुछ भी है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, लाइट को फॉल करा रहे हैं इस तरीके से, तो वो कहाँ पे कन्वर्ज या डाइवर्ज हो रही होगी, वैसे पूछा जाता है। ओके, रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि रे डायग्राम बनाओ कि लाइट ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, इमेज कहाँ पे बनेगी, आप रे डायग्राम बनाओ, ये क्वेश्चन आए हैं। प्रिज्म, प्रिज्म में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार पूछा गया कि मिनिमम डेविएशन निकालो। और एक आता है बेटा जी इस टाइप का क्वेश्चन, इवन अब की बार सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है कि अगर मैं लाइट यहाँ से एंटर कर रहा हूँ तो ये लाइट इधर जाएगी या इधर से निकलेगी, किस फेस से निकलेगी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास बनता है बेटा जी। ओके, और हाउ टू मेक इनविजिबल लेंस और प्रिज्म इन ए लिक्विड, मतलब किस तरीके से लेंस और प्रिज्म को गायब किया जा सकता है किसी लिक्विड के अंदर, तो उस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये टाइप्स बताई हैं तुम्हें, टॉपिक नहीं बताए, टॉपिक ऑलरेडी बता रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जरूर देख लेना, मैंने पहले बोला कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें किस तरीके का क्वेश्चन बनता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो भाई आप लोगों को बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस, टेलीस्कोप में भी दोनों ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आई पीस भी, और माइक्रोस्कोप में भी, तो उनके बीच का डिस्टेंस बताओ, मतलब लेंथ बताओ, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको कुछ सर्किट दे रखा होगा, बता रखा होगा कि उसकी मैग्नीफिकेशन इतनी है, या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर आई पीस की आपको फोकल लेंथ दे रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो है न्यूमेरिकल आता है। और ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का लार्ज क्यों होता है टेलीस्कोप में, या अपर्चर जो है ऑब्जेक्टिव का स्मॉल क्यों होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है, ये देखो लिखा भी है। तो वेव ऑप्टिक्स में बेटा जी हाइगन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी बेस्ड, इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं बार बार। तो शेप ऑफ वेवफ्रंट पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। लाइट एमर्जिंग एंड डाइवर्जिंग फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, मतलब अगर कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्केव लेंस है और उनसे लाइट अगर उनके ऊपर आ रही है तो आपको बताना होगा कि उससे निकलने वाली जो वेव फ्रंट है वो कैसी होती है, ठीक है। कोहेरेंट कंडीशन बतानी होती है, इस पर क्वेश्चन आया है। पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज पे न्यूमेरिकल बने हैं बहुत ज़्यादा। कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ये बार बार लिख दिया, अच्छा ये कंडीशन है, ये पोजीशन है। आई मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का न्यूमेरिकल आता है। टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस कितनी ऑब्जर्व होंगी उस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ये सारे न्यूमेरिकल ही है, ये ठीक है। रेशियो ऑफ विड्थ W1/W2 इनके रेशियो निकालने आ जाते हैं। और विड्थ अगर हम स्लिट की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें तो भाई इफेक्ट क्या पड़ेगा किसके ऊपर, साइज इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के ऊपर, मतलब अगर हम जो विड्थ है स्लिट की विड्थ है उसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उसके साइज या इंटेंसिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, किसके, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के, ठीक है, या फिर उसका पैटर्न कैसा रहेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है बेटा जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ जो है पूछा गया है पिछले 10 साल में, मतलब अलग अलग सेट में कुछ भी ग्राफ आ गया है तो ग्रेटर वेवलेंथ का केस पूछ लिया जाता है, ग्रेटर वर्क फंक्शन किसका होगा वो पूछ लिया जाता है, मतलब ग्राफ दे रखा होगा आपको बताना होगा कि किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। रेशो आते हैं बेटा जी काइनेटिक एनर्जी के या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, और मतलब कोई पार्टिकल्स दे रखे होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या
अल्फा पार्टिकल्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। एटम्स की बात करें तो डेरिवेशन बहुत ज़्यादा आई है पिछले 10 साल में। बोहर्स मॉडल की डेरिवेशन, रेडियस, टाइम पीरियड, वेलोसिटी और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बने। और फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल कौन कौन से बने हैं? हाउ टू फाइंड पार्टिकल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन दे रखा होता है, मतलब आपको एनर्जी दे रखी होती है टोटल, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। ये फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इस टाइप के बने हैं। और एक फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है बेटा जी, ठीक है। कैलकुलेट करनी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। 13 चैप्टर की बात करें तो पिछले 10 साल में डेंसिटी इंडिपेंडेंट मास नंबर के इसका डेरिवेशन आया है। एनर्जी रिलीज्ड न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कि भाई जब एक हम क्या करते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, ठीक है, या ए को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं मास नंबर को, तो भाई फिर उस टाइम पे एनर्जी कितनी होती है, किस तरीके से रिलीज होती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन में किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर रिएक्शन दे रखी होती है, इक्वेशन दे रखी होती है, उसको कंप्लीट करना होता है, या डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच का। और एक न्यूक्लियर फोर्स है बेटा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं डायरेक्ट, पिछले 10 साल में पूछी हैं वो, तो करेक्टरिस्टिक्स आती हैं या फिर ग्राफ, उसको एक्सप्लेन करना आता है। एक ही बात है, करेक्टरिस्टिक्स लिखिए या ग्राफ्स को एक्सप्लेन करिए। चलिए लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। लास्ट चैप्टर क्या कहता है यार, आपका सेमीलेटर डिवाइसेज है, बहुत आसान है। सेमीलेटर पूछा गया है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीलेटर का डिफरेंस बता दो, पी टाइप या एन टाइप का डिफरेंस दे दो, मतलब कोई एक डिफरेंस पूछा गया है पिछले 10 साल में। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन पे कि कितने प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट कैसे होते हैं उनको एक्सप्लेन करो। डिप्लीशन लेयर कब इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ऐसा क्वेश्चन बना है। पोटेंशियल बैरियर कब इंक्रीज डिक्रीज होता है, ऐसा क्वेश्चन बना है। या फिर फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग, मतलब उनकी वीआई ग्राफ पूछे गए हैं। और रेक्टिफायर, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक रेक्टिफायर आपको जरूर से कर लेना है, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं, सारे ही करने हैं, आएगा कोई एक आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये थे बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि कितने प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने चाहिए या कितने एनसीईआरटी क्वेश्चन करने चाहिए। मेरा मानना है कि आपको टाइप्स सारी कवर करनी चाहिए, और टाइप्स का पता लगता है प्रीवियस ईयर से, तो आपका काम आसान कर दिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और किस तरीके की वीडियो चाहते हो, मैं आप लोगों की और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं बेटा जी, ओके। तो बस यही बोलूँगा कि ये चैनल नया है, इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़े, चैनल ग्रो करे और मैं आप लोगों की इस तरीके से हेल्प करता रहूँ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।